हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वकिया क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अराउंड का जो मैटर है वो प्योर है। तो प्योर के बाद जब हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं यूजुअली कि प्योर मिल्क का मतलब क्या लगता है, हमें लगता है कि पानी में मिलावट कम है, दूध में मिलावट कम है ना। पर अगर हम साइंटिफिकली देखें, आप प्योर से प्योर दूध लाओ जिसमें पानी नहीं मिलाया गया है, वो भी अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो एक मिक्सचर ही है। वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें पानी होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा। पानी तो थोड़ा बहुत अमाउंट में मिल्क में ऑलरेडी होता ही है। अब साइंटिफिकली अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो कौन से सब्सटेंस होंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक ही फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, जिन पार्टिकल्स को हम फिजिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल कंस्टिट्यूशन से फिजिकल प्रोसेसेस से उनको हम डिवाइड सेपरेट ना कर सकें। ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे टाइप के सेम पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको, गोल्ड है ना, गोल्ड अगर प्योर गोल्ड लें तो पूरा का पूरा प्योर गोल्ड एयूज के एलिमेंट से बना हुआ है। सब हर एक एटम जो है गोल्ड का ही होगा, बिल्कुल प्योर है ये फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो गोल्ड का जो पार्टिकल है सिंगल टाइप के, हर एक पार्टिकल गोल्ड का ही एटम होगा। अब ये जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है इसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और ये सिंगल गोल्ड के एटम को हम फिजिकल प्रोसेसेस से इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है साइंटिफिकली? मिक्सचर तब बनता है जब एक से ज़्यादा टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो आपके प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थे, ये जब दो तीन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स अलग अलग आकर मिक्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होता है और हिट्रोजेनियस मिक्सचर। किसके बेस पे? कि नेचर ऑफ कंपोनेंट्स का सबसे पहला है टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना, कि अगर आपके पास दोनों जो मिक्स हो रही हैं क्वांटिटीज़ वो इतने अच्छे से घुल रही हैं एक दूसरे में कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हुई हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। अगर उनमें दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं मिक्सचर में, तो उसे हम कहते हैं हिट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट आगे ही ले चलती हूँ, बस कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बना देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट जो होता है वो जो कम अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट होता है वो जो ज़्यादा अमाउंट में हो। इन दोनों के घुलने से ही सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट करके लिखा है साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर कोलॉइड्स, फिर सस्पेंशन लिखा है। सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस होता है, मतलब ये इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे आपके दो पार्टिकल्स या दो मैटर्स कि आपको दिखेगा ही नहीं कि अलग अलग हैं। कोलॉइड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस दिखते हैं पर वो होते नहीं हैं, होते हैं हिट्रोजीनियस। एग्जाम्पल आप दूध ले लो, ठीक है, दूध को हम कोलॉइड में रखते हैं। सस्पेंशन में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हुई हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, पानी में आपने रेत मिला लिया, मिट्टी मिला ली, ठीक है। साइज़ का आपने खास ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलॉइड्स में साइज़ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और लेस देन 100 नैनोमीटर, यानी कि 1 और 100 नैनोमीटर के बीच का साइज़ कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूशन यूजुअली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है और एनिमल मेम्ब्रेन, इन दोनों के थ्रू पास हो जाता है। कुछ भी ऊपर नहीं मिलेगा आपको, पूरा जो सॉल्यूट भी मिक्स हुआ है, सॉल्वेंट मिक्स हुआ है, कुछ भी मिक्स हुआ है आपस में, दो चीज़ें तीन चीज़ें मिक्स हुई हैं, सबकी सब फिल्टर पेपर से नीचे निकल जाती हैं, फिल्टर पेपर पर कुछ भी नहीं रहता। कोलॉइड्स की बात करें तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाती हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास नहीं हो पाती हैं, आपको ऊपर रेजिड्यू कुछ ना कुछ मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो ये दोनों से पास नहीं होता, ना ही ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के आर पार जाएगा, ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। सॉल्यूशन की बात करें तो पार्टिकल्स यूजुअली आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। यूजुअली सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ना ही आपको आंखों से दिखेंगे डायरेक्ट, और ना ही माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। पर जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स आपको दूर से, दूध आपको देखने में नहीं लग रहा है ना कि पार्टिकल्स अलग अलग हैं, बट माइक्रोस्कोप से आपको पार्टिकल्स दिख जाएंगे अलग अलग, ठीक है। और जो सस्पेंशन है उनमें पार्टिकल्स आपको आंखों से ही डायरेक्ट दिख जाएंगे बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद के, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो सॉल्यूशन होते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, आप चाहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 24 घंटा
महीना रख लो खड़ा, है ना, पर वो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। आपने 1 चम्मच सॉल्ट घोल लिया है 1 गिलास पानी में, घोल लिया तो घोल लिया बस, उसको चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, पार्टिकल्स अब एक बार घुल गए फिर सेटल डाउन नहीं होते हैं। दूसरी ओर जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स भी यूजुअली सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपने दूध देखा होगा, दूध आपने एक बार निकाल लिया तो क्या आपको 2-3 दिन बाद अगर आपने ऐसे ही दूध पड़ा रहने दिया, अगर वो दही में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आप उसको 1 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के लिए छोड़ दो, बहुत ठंडा टेम्परेचर है ऑलरेडी, क्या उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाता है? नहीं होता है ना। पर हम इसको सेटल डाउन करवा सकते हैं। एक्सटर्नल मेथड, एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसमें हम घुमाया जाता है दूध को, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उस मेथड के द्वारा हम पार्टिकल्स को सेटल डाउन करवा सकते हैं। सेटल डाउन यानी कि नीचे बॉटम में आ जाना बीकर के, है ना। पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में है वो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड, अगर जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप सेपरेट कर नहीं पाओगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी नहीं कर पाओगे, ऐसे नॉर्मल तरीक़ों से तो कर ही नहीं सकते, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने पर भी नहीं अलग हो सकते। पर जो आपके कोलॉइड्स हैं वो नॉर्मली सेपरेट नहीं होंगे। दूध आप ले जाओगे, आप उसको फ़िल्टर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं अलग होंगे, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से दूध सेपरेट हो सकता है, दूध के सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट अलग हो सकते हैं, ठीक है, दूध के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कोलॉइड्स में ऐसा होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हो जाते हैं सेपरेट बट नॉर्मली नहीं होते हैं। पर अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से ही अलग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं ये जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब एकदम से ये घुल मिल जाएंगे, है ना। और जो कोलॉइड्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग होगी, और जो आपके सस्पेंशन है वो तो डिफ्यूजन करते ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके सॉल्यूशन है वो स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को, टिंडल मोशन भी नहीं शो करेंगे तो ब्राउनियन मोशन भी नहीं शो करेंगे, ब्राउनियन मोशन यानी कि ऐसे जिगजैग मोशन, ठीक है, तो वो भी शो नहीं करेंगे। बट जो आपके कोलॉइड्स हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए ऐसा साइज़ होना चाहिए। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, ये आपका पार्टिकल है, यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट यहाँ बज रही है, उस वजह से ये हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। और लाइट तो, लाइट की रेस सिर्फ एक तो होती नहीं है, ऐसी रेस बहुत सारी थी, ठीक है। तो कुछ एक यहाँ, जो यहाँ बज गई वो स्कैटर हो गई, जो आगे चलेगी वो आगे वाले पार्टिकल के पास स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, इससे बचकर यहाँ स्कैटर हो जाएंगी। इस तरीके से आप देख पाओगे कि अगर हमने लाइट की एक बीम, इतनी बड़ी बीम छोड़ी है यहाँ से, तो इसके बीच में जहाँ जहाँ पे जो जो पार्टिकल आएगा वो इसको, जो जो लाइट उसमें बचेगी उनको स्कैटर करते जाएगा, और स्कैटर करने की वजह से उनका जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि लाइट जब इधर उधर स्कैटर होती है तभी हमें विजिबल होती है, तभी हमें आंखों में लगती है, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट में बजकर स्कैटर हो जाए, ठीक है। बट अगर नहीं बजती है तो फिर हमें लाइट विजिबल ही नहीं होगी, हमें रास्ता दिखेगा ही नहीं लाइट का, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका जो सॉल्यूशन है, बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन, वो स्कैटर ही नहीं करता उसके, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि लाइट उसमें बजकर स्कैटर होती ही नहीं है, ठीक है। पर जो कोलॉइड्स हैं उनके पार्टिकल्स मीडियम साइज़ के हैं ना, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच, तो वो ईजिली स्कैटर भी कर लेते हैं, कुछ लाइट आगे जाती है, आगे स्कैटर करते रहते हैं, और इस तरीके से जो आपकी लाइट का पाथ है, जो आपने लाइट दी उसका आपको रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो चमकता रहता है, क्योंकि वो हर दूसरे मोड़ पर कोई पार्टिकल आ रहा है कोलॉइडल, उसके साथ बजकर स्कैटर कर रहा है लाइट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिंडल इफेक्ट शो कर देता है हमारा जो कोलॉइड्स हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं, ठीक है। फिर आती है बात सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या होता है, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, स्कैटर कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स हैं ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। इतने बड़े पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट आ रही है वो स्कैटर नहीं होती, वो रुक ही जाती, वो वापस चली जाएगी, वो स्कैटर नहीं हो पाएगी कई बार, है ना। अगर कई बार कोई ऐसा पार्टिकल आ गया, सपोज करो यहाँ पे उसके कॉर्नर पे लाइट बजी, तो वो तो स्कैटर हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो यूजुअली
मतलब लाइट क्योंकि ब्लॉक हो जाती है इसलिए वो शो नहीं करते हैं यूजुअली टिंडल इफेक्ट, और ब्राउनियन मोशन अब वो शो कर सकते हैं। अब आती है एग्जांपल्स की बात। जो आपका सोल्यूशन है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सॉल्ट या शुगर पानी में घोलो। हवा, एयर भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। एलॉय की बात करें, मेटल्स हैं, सुनकर हमें लगता है सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड ही होगा कुछ, ऐसा नहीं है। मेटल्स जब आपस में मिलते हैं इक्वल क्वांटिटी में इस तरीके से कि आप बता नहीं सकते कि कौन कौन से मेटल अलग अलग मिक्स हुए हैं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ही कहेंगे, ठीक है। तो उसमें अलॉय में क्या हो गया, ब्रास, है ना। विनेगर, एसिटिक एसिड पानी में घुला हुआ, अल्कोहल को पानी में घोल दो, थोड़ा सा तो नहीं पता चलेगा, तो ये सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में फैट ग्लोब्यूल्स पानी में घुले हैं, ठीक है। फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, बटर, चीज़, ब्लड, मेयोनीज, जेलेटिन, ये सब क्या है, कोलॉइड्स हैं। और सस्पेंशन हो गया, मडी वाटर, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट्स हो गए, आटे में पानी घोल दो, सैलेड ड्रेसिंग, ये सब क्या है, सस्पेंशंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी अभी इन सब की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मिक्सचर है ना। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सनलाइट पास करती है। अब टिंडल इफेक्ट इवन जो फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ भी शो हो जाता है। कैनोपी ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे पेड़ों के बीच से आपने नोटिस किया होगा कि मिस्ट होती है और फिर मिस्ट के थ्रू सन जो है वो नीचे आता है और बीच बीच में आपको ऐसी बीम ऑफ लाइट दिखती है फॉरेस्ट के अंदर आती हुई। घना जंगल इमेजिन करो, उसके ऊपर से रोशनी अंदर घुस रही है एक बीम की फॉर्म में, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो बीच में जो हवा है, हवा में मिस्ट है, मिस्ट में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कोलॉइड्स की तरह एक्ट कर रही हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स कोलॉइड्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोलॉइड्स कैसे बनते हैं, कोलॉइड्स में दो चीज़ें होती हैं, डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट के जैसे, वो होगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम अगर हम सॉलिड 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 ले लेते हैं, अगर मान लो हम, और दूसरी बार हमने लिक्विड 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 लिया, फिर गैस गैस लिया, ठीक है। तो अगर सॉलिड में सॉलिड हमने घोला है, थोड़ा सा सॉलिड हमने सॉलिड में ही घोल कर कोलॉइड बनाया, मिक्सचर बनाया, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, है ना, लिक्विड इन सॉलिड जेल बनाएगा, गैस इन सॉलिड फोम कहलाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो सॉल्यूशन बना देगा, एयर, है ना, हवा एक गैस इन गैस सॉल्यूशन का मिक्सचर है, वो कोलॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स आपने ज़रूर से याद रखने हैं क्योंकि एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अब जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सचर से कैसे अलग किए जा सकते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से, जो आपको दिख रहे हैं, जैसे दाल में अगर पत्थर है उसको हम सिंपली हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेन से हस्क हटाना है, सीविंग से कर सकते हैं। आपने चाय में से चाय पत्ती हटानी है तो उसको सीविंग से कर सकते हैं, ठीक है। पर कई बार कुछ स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डाई को अलग करना है, ब्लू या ब्लैक इंक, आपके पास इंक कैसे बनती है, डाई की मदद से बनती है, ठीक है। तो आपने इंक में से, और उसमें साथ में और पानी भी होता है इंक के साथ, है, इंक में डाई के साथ पानी मिक्स करके एक इंक बना दी जाती है, ठीक है। तो आपने डाई अलग करना है, कलर अलग करना है, तो आपने कैसे करना है, वॉच ग्लास में बीकर में पानी ले लेना है, मतलब इंक वाला पानी ले लेना है और इनडायरेक्ट उसकी हीटिंग करनी है। वाटर वोलेटाइल है वो उड़ जाएगा और जो डाई है नॉन वोलेटाइल है वो रह जाएगा पीछे। तो ये किस मेथड से हुआ ये काम, ये हुआ इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन में सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, अगर एक वोलेटाइल दूसरे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के साथ मिक्स्ड है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से। जैसे कि पानी में डाई अगर मिक्स होकर इंक बन रही है, पानी उड़ा सकते हैं हम और डाई पीछे रह जाएगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। दूसरा चीज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, यूजुअली जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और फिल्टर नहीं हो सकते हैं तो उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फोर्सफुली उनको घुमाया जाता है, उससे जो घने डेंस पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो टॉप पे रह जाते हैं। सबसे अच्छा इसका क्या है मेथड, क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना, अगर आपने दूध में से मलाई निकालनी है तो उसका मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन से वो हो जाता
होता है। एप्लीकेशंस ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो आपका यूरिन और ब्लड सैंपल्स है ना, उनको भी सेंट्रीफ्यूज करके अलग किया जाता है डायग्नोस्टिक लैब्स में टेस्टिंग के लिए, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और डेयरीज़ में, घर में यूजुअली हम बटर वगैरह निकालने के लिए, जो आपकी दही वगैरह दही है उससे बटर अलग करने के लिए यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। मान लो आपके पास दो ऐसे लिक्विड्स मिक्स हुए हैं जो एक्चुअली मिक्सिंग होती नहीं है जिनकी आपस में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक तरीके की फनल होती है, उसमें हमने बस जो ये दो मिक्सचर जो आपस में घुलते नहीं हैं उनको डाल देना, कुछ इस तरीके की होती है। मेरी ड्राइंग को ज़रा माफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ नीचे से ओपनिंग होती है, ऊपर से भी ओपनिंग होती है, आपने ऊपर से डाल दिया वो मिक्सचर। अब इसको स्टैंड होने देना कुछ टाइम तक, ठीक है, लेट द मिक्सचर स्टैंड। तो आपको क्योंकि वो मिक्स नहीं हुई हैं तो दो लेयर्स दिखेंगी। यहाँ ऊपर आपको एक लेयर दिखेगी, जो कम घना है वो ऊपर रह जाएगा और जो ज़्यादा घना लिक्विड होगा वो नीचे सेपरेट हो जाएगा। फिर आपने नीचे से यहाँ से निकाल देना है इसको। यहाँ पे एक फिटेड कॉर्क होता है, उसको फिटेड कॉर्क तो नहीं होता बट यहाँ पे एक मेथड होता है जिससे आप निकाल सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। अभी तक बंद है ये, है ना, क्लोज्ड है। इसको आप ओपन करोगे तो जो लिक्विड है नीचे वाला वो आप अलग से सेपरेट कर सकते हो। जैसे ही ये लिक्विड नीचे आ जाएगा, सारा आपने एकदम बंद कर देना, तो ऊपर वाला लिक्विड इसमें फनल में रह जाएगा, नीचे वाला जो लिक्विड था वो बीकर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, ये ऑयल और वाटर को सेपरेट करने में काम आता है, आयरन को अपने आयरन ओर से सेपरेट करने, निकाल अलग करने में काम आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या मेथड था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना। तो ये एक तरीके का सेपरेटिंग मेथड भी बन चुका है। इसमें क्या होगा, एक आपका ऐसा, अगर दो ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाए जिनमें से एक सब्लिमेशन करता है, जिनमें से एक क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा नॉन वॉलेटाइल है, उसका हीट, उस पर कोई असर नहीं पड़ता टेम्परेचर का, ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा हीट नहीं दे रहे हैं हम, हल्की सी हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्की सी एक ऐसा मटेरियल जो हल्की सी हीट से एक सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अगर मिक्स हो जाए दूसरे सॉलिड के साथ जो उतना वोलेटाइल है नहीं उसके बराबर, तो उन दोनों को हम अलग करने के लिए सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, ये सब क्या है, ये सब्लिमेशन शो करते हैं, ये सब्लाइमेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलर ऑफ डाई, क्रोमेटोग्राफी, है ना। अगर मान लो आपके, क्रोमेटोग्राफी कहाँ से वो आया, ये क्रोमा वर्ड से आया जो ग्रीक में, जिसका मतलब कलर होता है, ठीक है। इसको यूजुअली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट्स डिज़ोल्व हैं एक ही सॉल्वेंट में, मतलब ऐसे ऐसे सॉल्यूट्स जो एक ही सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, वैसा कोई मिक्सचर अगर यहाँ पे मिल जाए, वैसे वैसे सॉल्यूट्स कहीं घुले हों किसी सॉल्वेंट में, तो फिर हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ सबसे अच्छा कहाँ होगा, जैसे आपके पास ब्लैक इंक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक इंक में एक ही टाइप की डाई मिली हो पानी के साथ, है ना। हो सकता है दो तीन डाई अलग अलग मिक्स होकर पानी के साथ वो ब्लैक कलर दे रही हो, तो फिर उनको, जो डाई है ब्लैक इंक में से अलग अलग कलर की डाई, उनका पता करना, उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। करते क्या है, फ़िल्टर पेपर ले लो, चाहे आप छोटा सा एक स्ट्राइप ले लो, फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लो, और उस पर नीचे से 3 सेंटीमीटर के ऊपर बेस लाइन बना लो। नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर आपने बेस लाइन बनाई, उसके सेंटर में स्मॉल ड्रॉप से आपने वो मिक्सचर का डाल देना है, ड्रॉप ऐसे सेंटर में, ठीक है। फिर इसको खड़ा कर देना है आपने किसी ऐसे बीकर में जिसमें जो सॉल्वेंट है वो बस टच कर रहा हो इस फिल्टर पेपर को, है ना, थोड़ा सा नीचे, बेस लाइन से नीचे टच कर रहा हो। तो जैसे जैसे ये वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा, फिल्टर पेपर में ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इस डॉट के थ्रू होकर भी पानी जाएगा। तो पानी के साथ साथ जो डाई है उसके अलग अलग कलर के जो डाइज हैं वो इसके साथ साथ अलग अलग हाइट तक जाती हैं। मान लो कि इसमें अगर अलग कलर था, रेड कलर में ये येलो था, तो ऊपर चला जाएगा। कोई और कलर, सपोज करो ब्लैक ही था थोड़ा सा, चलो ऐसे ही सपोज करने को बोल रही हूँ, तो ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये कलर्स ऐसे पहुँच जाते हैं धीरे धीरे ऊपर तक, है ना। इस तरीके से येलो कलर यहाँ तक चला जाएगा, मान लो यहाँ गया ऊपर तक,
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कलर कितना ज़्यादा घुल सकता है पानी में, तो उतना ज़्यादा ऊपर तक वो रीच करेगा। इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ये एप्लीकेशन कहाँ होती है यूज़, इसका यूज़ कहाँ होगा, टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, वहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वैसे 3 टाइप का होता है, सिंपल, फ्रैक्शनल और स्टीम डिस्टिलेशन। पर देखो, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, पहले तो डिस्टिलेशन में यूज़ क्या क्या होता है। डिस्टिलेशन में कुछ नहीं है, डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ होती है, हीटेड थर्मोमीटर यूज़ होता है, कंडेंसर, और जो कंडेंसर कनेक्ट इसमें साथ में कनेक्टेड होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, आपने बस कुछ नहीं करना है, ऐसे आपका सैंपल यहाँ है, वो आपका हीट हो रहा है, और हीट होते होते फिर वहाँ से वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो जाता है तो वो एक कंडेंसर से कनेक्टेड होता है, कंडेंसर से कनेक्ट होके वो जो वेपर कलेक्ट हुई वो लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे बीकर में कनेक्ट हो जाता है। ये सिंपल फॉर्म ऑफ डिस्टिलेशन है, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये ऐसे या तो स्पाइरल स्पाइरल कुछ बना होगा, या तो वहाँ पे यूजुअली बीड्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कब कब किसे यूज़ किया जाता है, सिंपल हम तब यूज़ करते हैं, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, जब आपके कंपोनेंट्स जो दो मिक्स हुए हैं आपस में, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने की वजह से जब हम इनको हीट करते हैं, तो जो पहले, तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, जो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल कर लेगा, वो जल्दी गैस बनकर चला जाएगा, और वो गैस जल्दी से कलेक्ट कर दी जाएगी, कंडेंसर के थ्रू जाके लिक्विड बना देगा। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करता है, वो नीचे ही रह जाएगा बीकर में, ठीक है। और जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जिसमें मैंने कहा यहाँ तो ग्लास बीड्स भी डाले होते हैं, फ्रैक्शनल है ना, सेम सेटअप होता है, बस यहाँ पे आपके पास एक कॉलम आता है जिसको हम फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब आपके दो कंपोनेंट्स जो मिक्स हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस है, वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका स्टीम डिस्टिलेशन है उसे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं दोनों जो मिक्स हुए हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनको फिर प्रेशर भी देना पड़ता है ना, तो हाई प्रेशर पे और थोड़ा सा उनका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही उनको हीट कर देते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन से फिर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अगर आपने अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना है हवा में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एयर क्या है, हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग कर सकते हैं, याद रखना। हवा को क्या करेंगे, उसको पहले कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे, प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के, है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकल जाएगी ड्राई आइस की फॉर्म में, और जो गैसेस बच गई वो लिक्विड एयर की फॉर्म में रह जाएंगी। अब उनको हम हीट करेंगे, धीरे धीरे उनको हम हीट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। तो उसके बाद जो गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले आपकी नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है हवा में से, ठीक है। रुकना, मैं ऐसे सेपरेट, पहले सबसे पहले नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है, फिर ऑक्सीजन गैस, सॉरी नॉट से ऑक्सीजन गैस, आर्गन, है ना, फिर आर्गन सेपरेट होती है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे लास्ट ऑक्सीजन निकल सेपरेट होती है एयर से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख देना है। अब आपको बोला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कोई प्योर चीज़ है, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं, तो आप क्या करोगे, उस सैंपल को पानी में डिज़ोल्व करोगे, उसके बाद उसको हीट करोगे, सॉरी फिल्टर करोगे, फिर उसके बाद इवेपोरेट करेंगे उसमें से पानी हीट करते करते, फिर उसको ठंडा करने देंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेना है, एप्लीकेशन यहाँ से पढ़ लेना है। वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं पानी, यूजुअली शहरों में ज़्यादातर क्या होता है, रिजर्वायर होता है जहाँ पे सारा पानी कलेक्ट होता है, वेस्ट, ठीक है। और उसमें उसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं जहाँ पे सॉलिड सेटल हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट उसको लोडिंग टैंक में भेज देते हैं जहाँ पे सेडिमेंट सेपरेट हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक में भेजते हैं, पहले रिजर्वायर से सेडिमेंटेशन टैंक में से लोडिंग टैंक, और लोडिंग टैंक से फिल्ट्रेशन टैंक में आपके ग्रेवल्स होते हैं, कोर्स ग्रेवल हो गया, फाइन सैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इसके थ्रू वो जाते हैं और फिल्टर होकर, फिर नाम ही फिल्ट्रेशन टैंक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, तो नेक्स्ट
जगह पे जाते हैं। इस रिजर्वॉयर में क्या होता है, क्लोरीनेशन की जाती है ताकि बैक्टीरिया मर जाए, फिर उसके बाद जाकर वो घरों घरों में सप्लाई किया जाता है पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये तो आपको पता ही है डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज का मतलब है कि वहाँ पे कन्वर्जन्स हो जाती है स्टेट्स की, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ऐसा मेथड, ऐसा चेंज जिसमें स्टेट ही बदल जाए, है ना। ठीक है, सिर्फ स्टेट ही बदले, है ना, और कोई चेंज ना आए, कोई कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ना आए, कोई केमिकल नेचर में कोई चेंज ना आए सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस जैसा था वैसा ही है, उसका नेचर अभी भी वही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल आइस, वाटर, वेपर, है ना, जो आइस है वो पानी बन सकता है, पानी से वेपर बन सकता है, तो वो फिजिकल चेंज है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो H2O की, वो तो सेम ही रहती है, केमिस्ट्री H2O की सेम रहेगी, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो, वेपर की फॉर्म में हो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल, अगर जो वैक्स कैंडल है, कैंडल में दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अगर तो कैंडल है उसमें विक होती है सेंटर में, आप जलाते हो विक को, और जो वैक्स लगा है वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो तो आपका फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज, आप पेड़ को काट रहे हो, पेड़ को काटने से पेड़ कुछ अलग ही चीज़ तो नहीं बन जाता, पेड़ की लकड़ी लकड़ी ही रहती है, तो उसे हम फिजिकल चेंज में रखते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट को पानी में घोलना फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिर केमिकल चेंज की बात करते हैं हम। जैसे अब जो कैंडल थी हमारी, उसको हमने जलाया, विक जो है ये जल रही है, तो जल कौन रहा है, विक जल रही है, ये जलकर सूट बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। जो विक थी, धागा था, वो जलकर एक सूट बन गया है, ब्लैक कलर का मटेरियल, उसको हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, तो इसे हम केमिकल चेंज मानेंगे। केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई, नया सब्सटेंस बन गया, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर के थ्रू, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस निकल गई, बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई ना, हाइड्रोजन अलग ही चीज़ बन गई, ऑक्सीजन अलग चीज़ बन गई, था हमारे पास वाटर, तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। रस्टिंग जो लोहे की है वो भी हमारे केमिकल चेंज में आएगी। ठीक है, अब अगर हम चाय की बात करें, चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है, आप मुझे सोच कर बताइए, थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा देर सोचिए कि चाय बनाने का प्रोसेस क्या होगा, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। देखो होता क्या है, इसमें दोनों टाइप के चेंजेस आएंगे, फिजिकल भी और केमिकल चेंज भी। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो आप पानी गर्म कर रहे हैं चाय के लिए, फिजिकल चेंज है। चीनी, हनी या दूध आपस में घुल जा रहा है, पानी घुल जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। डिफ्यूजन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर या कलर या अरोमा, जैसे आपने चाय पत्ती छोड़ दी है और वो धीरे धीरे उसका जो कलर है वो निकल रहा है पानी में, गर्म पानी की वजह से, या उसका फ्लेवर निकल रहा है, उसकी खुशबू निकल रही है, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि चाय पत्ती वैसी की वैसी उसकी प्रॉपर्टी वही है, बट जो इससे पहले का प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ टी, यानी कि चाय पत्ती को ब्रू करने से पहले जो चाय पत्ती बनने का जो प्रोसेस है, चाय की पत्ती बनने का जो प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे वो केमिकल चेंज है। ठीक है, अब फिर कंपाउंड जो टूट जाते हैं, जो टी लीव्स फॉर्मेशन के टाइम पे, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब फ्लेवर डेवलप करते हैं, कुछ चाय पत्तियों में अलग अलग फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं, उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर होती है, उसे केमिकल चेंज करेंगे। पर ध्यान रखना, आपने कभी ब्लैक टी बनाई, उसमें आपने लेमन डाल दिया, तो वहाँ पे एडिशन ऑफ लेमन केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेमन क्या करेगा, वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करेगा। उस देखना आप, जो काली चाय है उसका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ड्यू टू द एडिशन ऑफ लेमन, तो वो केमिकल चेंज में माना जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स की बात कर ले, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दो टाइप के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात करें तो इनके जो यूज टर्म एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट बॉयल ने किया था। एवी लेवल, जो एंटोइन लेवॉइजर हैं, वो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट को बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर बताया था कि जो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात करें तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, और कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स, ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, इसमें कुछ नहीं, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइंड होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और एक टेबल बता दिया मैंने आगे कि मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंसेस हो सकता है, मिक्सचर में हो सकता है, एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। मिक्सचर में होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस हम यूजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।